नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 10 अक्टूबर 2023 और इस दिन का करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि आने वाले आप लोग को ये हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सपने वे नहीं होते हैं जो रात में सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में जाग के देखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप किसी लक्ष्य को प्रति समर्पित है तो उसे जुनून उसे पाने के लिए अपने अंदर में जुनून भरिए और लक्ष्य के प्रति पूरा एकदम दृढ़ता से जुट जाइए। ठीक है, उसे पाने के लिए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 12 से 14 अक्टूबर तक 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनना मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर द 50th इंटरनेशनल नीट फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 12 टू 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए तिरुपुर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी मैसूर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो ये जो 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनना मेला जो है, नीट फेयर जो मेला जो है, ये तिरुपुर तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नीट जो है ये फैब्रिक को बोला जाता है, कपड़ा को बोला जाता है। ठीक है, तो ये 50वां नंबर का संस्करण है और 12 से 14 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय नीट मेला तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जाएगा। मेले का मुख्य विषय है सक्रिय और स्पोर्ट्स वियर, पर्यावरणीय सामाजिक प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण। यह है इस बार का इसका विषय यानी कि थीम। ठीक है, मेले में तिरुपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, करूर और गुजरात के कई प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। ठीक है, IKFA से सोर्सिंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ऑफ बाइंग एजेंट्स फॉर टेक्सटाइल ब्रांड सोर्सिंग लीडर्स और निफ्ट एलुमनी के साथ समझौता किया गया है। निफ्ट वही है, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, ये निफ्ट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो एलुमनाई है इन लोग के साथ समझौता किया गया है, तो इतने सारे लोग ये लोग मेले में सहयोग करेंगे। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारतीय पुरुष टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो वो है जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। गोल्ड मेडल जीता है 9 साल के बाद। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। इससे अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए ये लोग क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, जो अगला साल पेरिस ओलंपिक होगा उसमें क्वालिफाई कर गए हैं। उसने जापान पर 5-1 से जीत हासिल कर एशियाई खेलों को स्वर्ण पदक जीता, यानी कि जापान को हराकर 5-1 से जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वह इस स्पर्धा में भारतीय टीम का चौथा स्वर्ण पदक था। अन्य 3 पदक जो है ये 1966 में जीता गया था, पहला स्वर्ण पदक इसमें पुरुष हॉकी टीम में, और 1998 में, फिर 2014 में और इस बार 2023 में। इसे याद कर लीजिएगा। तो ये चौथा जो है स्वर्ण पदक है किसमें? तो पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक जीता, उसने मेजबान चीन को 2-1 से हराकर ये जीता है। हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किए हैं। सोरेन तनाफा जापानी खिलाड़ी के लिए एकमात्र गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, इसे भी याद कर लीजिएगा। हरमनप्रीत जो है यह 13 गोल करके भारत को शीर्ष स्थान पर रखे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जियो मार्ट का उद्देश्य है भारतीय परिवारों को उत्सवों में एक विभिन्न भागीदारी के रूप में खुद को स्थापित करना। जियो मार्ट ने अपने त्यौहार अभियान को जियो उत्सव भारत के उत्सव के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। जियो मार्ट का अभियान जो है ये 8 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। ठीक है, जियो मार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी शुरुआत रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। यानी कि रिलायंस रिटेल मिल के और रिलायंस जियो मिल के जियो मार्ट का शुरुआत किया है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना देश भर के विभिन्न शहरों में एयर शो और मेगा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी पहचान बनाती है। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस का अंतिम उत्सव 8 अक्टूबर को प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एयर शो और आयोजन किया जाएगा जिसमें 120 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। एयर शो में भारतीय वायुसेना के दिग्गज मिग-21 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। इसे भी याद कर लीजिएगा, मिग-21। 2022 में भारतीय वायुसेना फ्लाइंग पास्ट चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर हुआ था। अब भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसलिए यह 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि कमांडर इन चीफ जो है ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना के कमांडर इन चीफ। और भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय वायुसेना के भी कमांडर, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसे भी याद करिए। कमांडर इन चीफ का बात करें तो वो राष्ट्रपति होते हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ये अभी हैं, विवेक राम चौधरी यानी कि हेड है। वायुसेना के प्रथम प्रमुख सर थॉमस वाकर एल्महर्स्ट थे। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम यह है, 2023 की थीम वृद्धजन व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की संवैधानिक सार्वभौमिक घोषणा को वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पूर्ण प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम जो है हिंसा को ना कहें। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो क्या है, हमें जिस शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता है। 8 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और 6 अक्टूबर को ही विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया रोग दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो विच रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रेन? ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना सरकार, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर डी असम सरकार। तो ये जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, सभी स्कूली बच्चों के लिए यह नाश्ता योजना शुरू किया गया है। 6 अक्टूबर को यह योजना पंचायती राज संस्थानों द्वारा चलाए जाने स्कूलों को अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए शुरू किया गया है। राज्य के आईटी मंत्री
तारक रामा राव ने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में यह योजना की शुरुआत की और छात्रों के साथ बैठकर नाश्ता भी किया। इस योजना से राज्य भर के 27,000 से अधिक सरकारी और पंचायती स्कूलों में 23 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होगा। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन पर सालाना 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह योजना स्कूली छात्रों में नामांकन के सुधार के अलावा बच्चों में कुपोषण के मुद्दों को भी समाधान करेगी। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि एडमिशन्स भी बढ़ेंगे और बच्चों में जो कुपोषण के शिकार होते हैं वो भी थोड़ा सा सुधार होगा। राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले के रवियाला गांव के हाई स्कूल में भी इसका शुरुआत हुआ। इस योजना के तहत छात्रों के पोषण मानकों में सुधार लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रत्येक सुबह कक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले पौष्टिक नाश्ता परोसा जाएगा, यानी कि जो पीरियड शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से 45 मिनट पहले नाश्ता दिया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए डैश में और संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधक विधेयक 2023 पेश करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय विद्यालय अधिनियम 2006, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय विद्यालय अधिनियम 2007, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय विद्यालय अधिनियम 2008 और ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय विद्यालय अधिनियम 2009। तो देखिए, जिसमें संशोधन हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय अधिनियम 2009 में हुआ है और इसमें अभी केंद्रीय विद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पेश हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें तेलंगाना में मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। तो ये कहाँ पे जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, तेलंगाना में मुलुगु जिले में ये स्थापित करने का बात हो रहा है। ठीक है, 4 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश करने को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संशोधन किया गया है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। इसके लिए 889.07 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। नए विश्वविद्यालय ने से न केवल उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार आएगी। ठीक है, यह जनजातीय आबादी के लाभ के लिए राज्य में जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के उपायों को भी बढ़ावा देगा। यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर रखा गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये समक्का और सरक्का। चलिए, तो ये कहाँ, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा और कैबिनेट के द्वारा इसे स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शोर मंदिर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी लाल किला नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आगरा किला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अजंता गुफा महाराष्ट्र। तो देखिए, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है ये शोर मंदिर तमिलनाडु का बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु का तट मंदिर यानी कि शोर मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, यानी कि सारा यहाँ पे सोलर एनर्जी से काम होगा। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ममलापुरम में सौर मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा
पुरातत्व स्थल बन गया है। ये कहाँ पे मंदिर है? तो ममलापुरम में है, इसे भी याद कर लीजिए। यह मील का पत्थर हरित विरासत परियोजना के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से संभव हो सका है। ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट को रेनॉल्ट निशान टेक्नोलॉजी बिजनेस सेंटर इंडिया यानी कि रेनॉल्ट निशान टेक और हैंड इन हैंड इंडिया के साथ संयुक्त रूप से अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, साइट की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10 किलोवाट की क्षमता वाले 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यानी कि ये जो मंदिर है इसका सौर ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का आवश्यकता के अनुसार 10 किलोवाट का यानी कि 10 किलोवाट का 3 सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उन्नति उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, सौर संयंत्र न केवल किनारे के मंदिर को रोशन करेंगे बल्कि नए स्थापित रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र को भी बिजली प्रदान करेंगे। ठीक है, इससे आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पे घूमने जाएगा टूरिस्ट लोग उसको स्वच्छ जल मिले, ये भी यहाँ पे क्या किया जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। आगंतुकों को दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने के लिए इलेक्ट्रिक बागियों का भी व्यवस्था की जाएगी। अब तट मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था 1984 में। ठीक है, अभी ये जो दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक पत्थर के मंदिरों में से एक है। यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ममलापुरम का तट मंदिर पल्लव राजा राजसिम्हा या नरसिम्हन वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसे बनाया गया था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पल्लव राजा राजसिम्हा या नरसिम्हन वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसे बनाया गया था। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का आपको आ सकता है। ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC। जैसे LIC है वैसे ही GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको दिनेश खारा नहीं, राजेश कुमार है ना। तो रामास्वामी नारायण जी को किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, रामास्वामी नारायण जी को। और ये इनके जगह पे किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, दिवेश श्रीवास्तव जी के जगह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रामास्वामी नारायण को अध्यक्ष और एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया। वे दिवेश श्रीवास्तव के स्थान लेंगे। ठीक है, दिवेश श्रीवास्तव का 4 साल का कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया। जून 2023 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने नारायण को GIC री के प्रमुख के रूप में अनुशासित किया था। ठीक है, SBI के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल भी केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उनकी 3 साल का कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 7 अक्टूबर 2020 को 3 साल के लिए SBI में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और यहाँ पे 6 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे बढ़ा करके 2024 तक कर दिया गया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 63 साल की उम्र तक SBI के चेयरमैन के पद पर रह सकता है। GIC री का एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण बीमा कंपनी है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे 1972 में शामिल किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे भी याद। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किरण बलियान ने एशियाई खेलों में किस खेल में 72 सालों बाद भारत का पहला पदक जीता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस ऐसा। ठीक है, 72 सालों बाद कोई पदक इसमें आया है, तो किस खेल में? किरण बलियान क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 72 ईयर्स इन विच गेम एट एशियन गेम्स 2023। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी गोला फेंक, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ लगाना यानी कि फेंसिंग, ऑप्शन नंबर डी तैरना। तो देखिए किरण बलियान जो है एशियन गेम्स 2023 में 72 साल बाद भारत को कोई मेडल दिलाने वाला ये शॉर्ट पुट है यानी कि गोला फेंक में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शॉर्ट पुट में 72 साल बाद पहली बार कोई पदक जीता है, ऑप्शन नंबर बी। और जीतने वाला का नाम क्या है? किरण बलियान, इसे भी नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरठ की रहने वाली है किरण बलियान। 72 साल बाद महिलाओं को शॉटपुट में देश को पहला मेडल जिताया है, ठीक है। बलियान ने अपने तीसरे प्रयास में 17.36 मीटर की दूरी की थ्रो किया था और ओलंपिक चैंपियन लियाजो गोंग और उसके बाद जियावार्ना सोंग की चीनी जोड़ी के बाद ये तीसरे स्थान पर रही है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का मेज़बान देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा। अब यहाँ पे पाटा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि पाटा में ए का क्या मतलब है या टी का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे टी का मतलब टेक्नोलॉजी है, ए का मतलब एशिया है, इसे भी याद कर लीजिए। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 जो होस्ट कंट्री है वो है भारत, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, भारत। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन किया गया। पाटा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिम्मेदार यात्रा और पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक पर्यटन को बढ़ावा देना और सुरक्षित मतलब पर्यटन स्थल बनाना, ठीक है, इस टाइप का। तो ये इसका आयोजन जो है ये दिल्ली में किया गया और इसका जो ये है होस्ट कंट्री है वो कौन है? भारत है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और अपने अपने सोशल मीडिया पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।